हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू माइग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। अब अगर आप हेडिंग को बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बदलाव का क्या प्रोविजन है, कुछ ना कुछ प्रोविजन दिया होगा ना। हमने बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक ऑफ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक ऑफ लॉ है। अब ये बना था मिड ऑफ द 20th सेंचुरी में, बहुत साल पहले बना था, काफी टाइम हो गया है। अब समय के अनुसार इस कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस टाइम पे कुछ चीजें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स लिख के गए थे, उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें ऐड की थी वो आज की सोसाइटी के हिसाब से रिलेवेंट है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बदलाव की आवश्यकता होगी ना। पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन वैसे के वैसे नहीं चल सकता है। हमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस होते हैं, ठीक है, उन प्रोविजंस में समय के अनुसार बदलाव की आवश्यकता है। तो वो बदलाव कैसे होंगे? बदलाव होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके। जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा तब यहाँ पे बदलाव होंगे। क्लियर है? अब ये अमेंडमेंट कौन करता है? ये जो अमेंडमेंट होते हैं ये पार्लियामेंट करती है। ये पावर किसके पास में? कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजों को बदलने की पावर किसके पास में? उसकी पावर है इंडियन पार्लियामेंट के पास में। ठीक है। सो अब यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि ये पावर पार्लियामेंट के पास में आई कहां से, कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात कर रहा है। कहीं ना कहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा ना कि इस आर्टिकल में ये, जैसे हमने देखा था कि पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 4 में ये है, आर्टिकल 1 ये बोल रहा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ये हमारा आर्टिकल 1 बोल रहा है। तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कैसे होगा, इसका भी तो कुछ ना कुछ आर्टिकल होगा, और जब इंडियन पार्लियामेंट कर रही है तो कहीं ना कहीं तो लिखा होगा। तो उस पर बात करते हैं। द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज लेड डाउन इन आर्टिकल 368 इज एज फॉलोज। कौन से आर्टिकल में दिया गया है? सबसे मेन बात तो यह है कि आर्टिकल 368 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव हो सकता है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 368 है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब आर्टिकल 368 में क्या दिया है उसके बारे में बात करते हैं कि आर्टिकल 368 क्या बता रहा है कि किस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो थोड़ा सा ट्रिकी भी है, लेकिन अगर आपने कंसंट्रेशन के साथ में सुना तो आपको समझ में आ जाएगा। An amendment to the constitution can be initiated only by the introduction of bill for the purpose in either house of parliament, not in the state legislature. अब पहले पॉइंट को बहुत ध्यान से समझो कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाना है तो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में बिल लेके आ सकते हैं। पार्लियामेंट के कौन से हाउस होते हैं? पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं। कौन कौन से हाउसेज हैं? वन इज लोकसभा एंड द अदर वन इज राज्यसभा। इन दोनों हाउसेज में से कहीं पे भी हम बिल को लेके आ सकते हैं। ठीक है। अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना है तो सरकार राज्यसभा में भी सबसे पहले बिल को लेके आ सकती है, और अगर सरकार का मन हुआ तो वो लोकसभा में भी बिल को लेके आ सकती है। ये उनकी इच्छा है कि कौन से हाउस में बिल को लेके आना है। ठीक। इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड नॉट इन स्टेट लेजिस्लेचर। अब जो यहाँ पे जो आपको चीज समझनी है, जो यहाँ पे आपके लिए अंडरलाइन चीजें हैं, वो क्या है? नॉट इन स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर मतलब क्या हुआ? स्टेट लेजिस्लेचर मतलब ये हुआ कि आप जहाँ पे रहते हैं, आप जिस स्टेट में रह रहे हैं वहां पे एक विधानसभा है ना। चीफ मिनिस्टर होते हैं, गवर्नर होते हैं, स्टेट में भी मंत्री होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट स्टेट लेजिस्लेचर के माध्यम से नहीं हो सकता। फिर से अगर आप इसको ध्यान से समझो तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं, लाइक मध्य प्रदेश में है, लाइक छत्तीसगढ़ में है, लाइक महाराष्ट्र में है, ये यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव नहीं कर सकते। जो यहाँ की जो विधानसभा है ये कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव नहीं कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बदलाव करना हो तो उसकी पावर किसके पास में है? उसकी पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास में है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास में नहीं है। यहाँ पे जो वर्ड है वो नॉट है, इस नॉट वर्ड को आपको समझना है। सिर्फ हमारी जो पार्लियामेंट है वो इसमें बदलाव कर सकती है। क्लियर है? ठीक है। देन the bill can be introduced either by a minister or by a private member and does not require prior permission of the president. अब जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो बिल जो इंट्रोड्यूस होगा वो कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। दैट इज
कोई मिनिस्टर भी कर सकता है या फिर कोई प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है। अब प्राइवेट मेंबर क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं, एक सेपरेट वीडियो भी है इसके ऊपर, प्राइवेट मेंबर बिल एंड पब्लिक मेंबर बिल करके, तो आप एक बार उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बेसिकली प्राइवेट मेंबर वो होता है जो कि मिनिस्टर नहीं है फिर भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। फॉर एग्जाम्पल आज की तारीख में हम देखते हैं कि सरकार है, लेकिन आज की टाइम में अगर बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस का तो इंसान मिनिस्टर नहीं होगा ना, ठीक है। तो आज की तारीख में जैसे सपोज करो कोई भी, जैसे शशि थरूर है, तो वो क्या है, वो पार्लियामेंट का तो पार्ट है लेकिन वो मिनिस्टर नहीं है। तो जो इंसान पार्लियामेंट का मेंबर होता है लेकिन मिनिस्टर नहीं होता है उसे हम बोलते हैं प्राइवेट मेंबर। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने का बिल कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है? द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ईदर बाय अ मिनिस्टर और बाय अ प्राइवेट मेंबर, मतलब मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, एंड डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। इसमें प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन नहीं चाहिए होती है। प्रायर परमिशन मतलब ये है जब हम कुछ चीजें ऐसी होती हैं, इसको यहाँ पे समझते हैं हम लोग, जैसे कुछ बिल्स ऐसे होते हैं, बिल कहाँ पे इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। सपोज ये बिल जो है इसको मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, हमारे कोई भी मिनिस्टर इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, इधर इन लोकसभा और इन राज्यसभा, यहाँ पे बिल इंट्रोड्यूस होगा। तो जब ये जो मिनिस्टर है ना, कुछ बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले ये मिनिस्टर क्या करते हैं, ये मिनिस्टर प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ती है उनको। किसकी परमिशन लेनी पड़ती है? प्रेसिडेंट की। ओनली इन स्पेसिफिक केसेस, ओनली इन स्पेसिफिक केसेस, कुछ केसेस में प्रेसिडेंट की परमिशन लेना जरूरी हो जाता है, सिर्फ कुछ केसेस में। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाएगा तब प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं लगेगी। तब क्या होगा? तब प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं लगेगी, तब प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं लगेगी, तब ये मिनिस्टर डायरेक्टली या फिर प्राइवेट मेंबर डायरेक्टली लोकसभा या राज्यसभा में बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर हुआ? सेकेंड वाला पॉइंट भी आई थिंक आपको समझ में आ गया है। The bill must be passed by each house. The bill must be passed by each house by a special majority. That is a majority that is more than 50% of the total membership of the house and majority of 2/3 of the membership of house present and voting. अब इस वाले पॉइंट में सारी टेक्निकलिटीज हैं और यही वाला पॉइंट हमेशा अधिकतर स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है। इनफैक्ट जब इंसान कॉम्पिटिटिव लेवल की भी तैयारी करता है तब भी उसको ये समझ में नहीं आता। 11 के पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा हूँ, ये कॉम्पिटिटिव में भी बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो इस पॉइंट को कृपया करके आप अच्छे से बैठ के इस पॉइंट को आप यही समझे, ठीक है। The bill must be passed in each house by a special majority. बिल सबसे पहले कैसे पास होगा? बिल पास होगा बाय स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पास होगा। दैट इज, अब स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है वो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। बिल मस्ट बी पास बाय स्पेशल मेजॉरिटी, दैट इज मेजॉरिटी दैट इज मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। दैट इज टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। अब यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ कहना चाह रहे हैं कि सपोज करो कि मिनिस्टर ने बिल इंट्रोड्यूस किया। कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया मिनिस्टर ने बिल? हम हमारे केस में लिखते हैं कि मिनिस्टर ने बिल इंट्रोड्यूस किया है लोकसभा में, ठीक है। मिनिस्टर ने बिल कहाँ पे लेके आ गए? लोकसभा में। अब लोकसभा की टोटल सीट्स कितनी हैं? लोकसभा की टोटल सीट्स हैं आज की तारीख में, आज की तारीख की बात होती है तो 543 है। अब एक चीज और, 545 नहीं है। जो भी बच्चे कमेंट्स में लिखते हैं 545 है वो गलत है, चेक करके आओ। सीट्स 543 हो चुकी हैं, ये सरकार प्रोविजन लेके आ गई है, ये पहले ही हो गया था। जो 2 सीट्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की थी वो सीट्स अब नहीं रही है, तो सीट्स कितनी हो गई है? 543 हो चुकी है, ठीक है। तो इस पे अब मत करना कि 545 है, 545 है, 543 है, ठीक है। तो 543 सीट्स हैं। तो पहली कंडीशन ये बताया जा रहा है कि इस 543 का 50% होना चाहिए, ठीक है। इसे ऊपर से लिखते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी होगी। पहली कंडीशन ये बताया जा रहा है कि इस 543 का 50% ऑफ द मेंबर इस बिल को पास करें। तो 50% ऑफ द मेंबर कितने होंगे? 543 डिवाइडेड बाय 2 कितने हुए? 271 पॉइंट समथिंग होते हैं, ठीक है। तो हमने इसको ले लिया
कि 272 हुए, ठीक है। तो बेसिकली 272 मेंबर जब इसे पास करेंगे तब ये बिल हम पास मानेंगे, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या हो गई है? पहली कंडीशन हो गई है कि बिल को 272 मेंबर से पास होना जरूरी है। क्लियर हुआ? वापस से आप इसको पढ़ना, ठीक है। by a special majority, that is membership of the house and the majority of two, that is 50% of majority of an house, more than 50% of a majority in a house। तो ये हमने 50% मेजॉरिटी है, मोर देन 50% मेजॉरिटी है यहाँ पे, ठीक है। 271 पॉइंट कुछ होता है, हमने यहाँ 272 से बिल को पास करवा दिया है, या 273 से हमने बिल को यहाँ पे पास करवा दिया है, ठीक है। बिल पास हो गया, ठीक। अब आप यहाँ पे एक केस समझना, ठीक है। आज की तारीख में हमने मान लिया कि 543 मेंबर्स हैं। अब हम मान लेते हैं कि इसमें से 3 लोगों की डेथ हो जाती है, ठीक है। 3 लोगों की क्या हो गई? डेथ हो गई है। तो अब सीट्स कितनी हैं? अब अभी कितनी सीट्स हैं? अभी सीट्स हैं यहाँ पे, अब कितने लोग हैं, मतलब अब कितने मेंबर्स हैं? अभी लोग हैं 540। तो अब यहाँ पे 543 का 50% लगेगा या 543 का 50% लगेगा? यहाँ पे भी 543 का ही 50% लगेगा। हमें फर्क नहीं पड़ता है कि कितने की डेथ हो गई है, कितने लोगों ने रिजाइन कर दिया है। टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस मतलब टोटल सीट्स कितनी है उसका 50% होना चाहिए। तो सीट्स तो उतनी ही रहेंगी ना। वो तो ये है कि कोई इंसान डेथ हो गया तो सीट वेकेंट है, लेकिन पास तो 543 के 50% से ही होना चाहिए। इस चीज को भी आप यहीं पे समझ जाना। सो पहली कंडीशन आपको यहाँ पे हो गई है क्लियर। अब जो सेकंड कंडीशन है वो ज्यादा ट्रिकी है, तो उसे अब हम देखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या बता रहा है? सेकंड कंडीशन यहाँ पे बता रहा है एंड मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब 2/3 ऑफ द मेंबर से क्या कहा जा रहा है? 2/3 मेंबर से पास होना चाहिए बिल जो कि प्रेजेंट एंड वोटिंग है। जो भी मेंबर प्रेजेंट है उसके 2/3 मेंबर पास करें, ठीक है। अब आपकी क्लास में होते हैं 30 बच्चे, 30 के 30 बच्चे तो नहीं आते एक दिन क्लास में यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिखा होता है कि टोटल स्ट्रेंथ प्रेजेंट एंड एब्सेंट, है ना। यहाँ कॉर्नर में लिखा होता है ना, तो पूरे के पूरे बच्चे तो नहीं आते। सपोज 30 बच्चे हैं तो 30 में से हमने देखा कि 25 ही आए हैं, तो एब्सेंट में हमने 5 लिख दिया। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन में क्या कहा जा रहा है? हमारी कंडीशन में कहा जा रहा है कि जो 2/3 ऑफ द मेंबर हैं, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब हमारे केस में हुआ है कि 25 का 2/3 निकालो। कितने प्रेजेंट है? उन प्रेजेंट में से 2/3 आप निकालिए। उस प्रेजेंट के 2/3 मेंबर उस बिल को पास कर देना चाहिए, ठीक है। सो हम हमारे केस में यहाँ पे लेते हैं कि कितने मेंबर्स आए। हमारे केस में मान लो इन 543 में से 300 लोग आए, ठीक है। 300 लोग आए तो 300 का 2/3 कितना होगा? 300 का अगर हम 2/3 देखें तो 200 होगा, है ना। 300 का 2/3 हो जाएगा 200। तो 200 वोट चाहिए किसी भी बिल को पास करवाने के लिए। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक क्विक रिकैप करते हैं जिसे अभी तक समझ में नहीं आया है। फिर से यहाँ पे चलते हैं कि बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा होता है, और पार्लियामेंट में किसी भी हाउस में बिल को प्रेजेंट किया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। अब भैया बिल प्रेजेंट हो गया, बिल प्रेजेंट हो गया है तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है, मतलब बहुत बड़ी बहुमत लगेगी। ऐसा थोड़ी ना, ऐसे तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बहुत आसान हो जाता तो कोई भी सरकार अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बदल देती, लेकिन संविधान में बदलाव करना है तो इसलिए ज्यादा नंबर लगते हैं, इसलिए ज्यादा लोगों से पास करवाना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए जब संविधान एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें बदलाव करना है तो उसका प्रोसेस इतना आसान तो होगा नहीं, उसका प्रोसेस ट्रिकी इसलिए रखा गया होगा कि जो सरकार है वो अपनी मर्जी ना चला पाए, क्योंकि अगर ऐसे में जो भी सरकार आ जाएगी वो अपने हिसाब से संविधान को बदल देगी। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोसेस ट्रिकी रखा गया है। अब ट्रिकी में यहाँ पे 2 कंडीशन है। संविधान में अगर हमको बदलाव करना है तो 2 कंडीशन यहाँ पे कही गई है। कौन सी 2 कंडीशन कही गई है? वो 2 कंडीशन ये कही गई है कि एक तो जो हाउस की जो टोटल मेंबरशिप है, जो हाउस की जो टोटल मेंबरशिप है उसका 50% होना चाहिए। पहली कंडीशन आपको क्लियर हो गई। दूसरी कंडीशन ये बताई गई है कि जिस दिन संविधान में बदलाव हो रहा है, मान लो आज के दिन संविधान में बदलाव हो रहा है, तो आज पूरे के पूरे 543 तो नहीं आ जाएंगे, तो जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उसके 2/3 लोग पास करें उसको, तो वो भी हमने देख लिया, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब मान लो संविधान में आज के दिन में बदलाव करना है,
तो आज के दिन में कितने वोट चाहिए संविधान में बदलाव करने के लिए? सपोज करो तो आज के दिन में हमने देखा कि 543 का 50% हमने देखा 272 हो गया, और आज के दिन में मान लो 300 लोग आए हैं, तो कितने हुए? 300 का 2/3 कितना हुआ? 200 लोग हो गए। तो आज की तारीख में टोटल सरकार को कितने वोट चाहिए संविधान को पास करवाने के लिए? आज की तारीख में सरकार को टोटल 272 वोट्स चाहिए। अब 272 क्यों चाहिए? क्योंकि 200 तो छोटा है ना, मतलब 200 वोट्स तो आराम से सरकार को मिल जाएंगे, प्लस 72 वोट्स और चाहिए क्योंकि ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। देखो, अगर हम सिर्फ 200 वोट्स को गिनते तो ये वाली तो सरकार पास करवा देगी आसान से कि जितने भी हैं 300 में से 2/3 200 वोट सरकार को आराम से मिल जाएंगे, लेकिन ये वाली कंडीशन कहां फुलफिल हुई? कभी भी अगर संविधान में बदलाव लाना है तो दोनों कंडीशन जरूरी है, ये कंडीशन भी पूरी होनी चाहिए और ये वाली कंडीशन भी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, सो आज के तारीख में अगर 300 लोग आए हैं, 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो 300 का 2/3 कितना हुआ? 200 हुआ। 200 से सरकार ने पास करवा लिया, ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ 200 से बिल पास हो जाएगा? क्या सिर्फ 200 वोट से क्या संविधान में जो बदलाव करना है वो पास हो जाएगा? जी नहीं, नहीं होगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन नहीं हुई है। हमें 543 का 2% तो चाहिए, भले 543 का 50% तो चाहिए, भले कितने भी लोग आए हों, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। तो सरकार को 272 वोट्स तो लाना ही पड़ेगा। ठीक, एक एग्जांपल और लेते हैं, यहां पे फिगर्स चेंज करते हैं तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी। ठीक है, ये वाला फिगर तो ऐसे का ऐसे ही रहना है। अब हम सेकंड कंडीशन ले लेते हैं कि आज भैया आप सबने बात कर ली कि नहीं, सबके सब प्रेजेंट रहेंगे, कोई भी एब्सेंट होएगा ही नहीं आज। ठीक है, आज के दिन सभी के सभी लोग प्रेजेंट होंगे। तो अब मान लो हमने 543 में से पूरे के पूरे 543 बच्चे, अभी मैं बच्चे बोल रहा हूं, बाकी उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते, ठीक है, पूरे के पूरे बच्चे आज प्रेजेंट हो गए। ठीक है, अब पूरे के पूरे बच्चे आज प्रेजेंट हो गए हैं तो फिर क्या बोला गया था? हमारी कंडीशन थी 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो फिर 543 का 2/3 निकलेगा। अब 543 का अगर हम 2/3 निकालेंगे तो शायद कुछ 362 के पास में फिगर आएगा। तो सरकार को 362 वोट चाहिए होंगे किसी भी बिल को पास करवाने के लिए। ठीक है, अब हम हमारी उस वाली प्रोसेस पे वापस आते हैं। मान लो मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूं, मैंने लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस कर दिया कि मुझे संविधान में बदलाव करना है। अब संविधान में बदलाव करना है तो लोकसभा में डिबेट्स एंड डिस्कशन हुए, जितना भी हंगामा होना था हंगामा हुआ। अब वोटिंग की बारी आई। अब वोटिंग की बारी आई, संविधान में बदलाव करना है तो दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहली कंडीशन पूरी ये होनी चाहिए कि 543 का 50% लोग उसको पास करें, प्लस जितने भी मेंबर आए हैं उनमें से 2/3 मेंबर उस बिल को पास करें। ठीक है, दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए। तो यहां पे हम देखते हैं कि कौन सा फिगर बड़ा है, 272 वाला फिगर बड़ा है कि ये 362 वाला फिगर बड़ा है? 362 वाला फिगर बड़ा है। तो ऑफकोर्स जो फिगर बड़ा होगा सरकार को उसी फिगर से वही फिगर चाहिए होगा ना बिल को पास करवाने के लिए, क्योंकि 362 में ऑलरेडी 272 तो इंक्लूडेड ही है ना। मतलब 362 का मतलब क्या हुआ? 362 का मतलब ये हुआ है कि 543 के 50% लोग तो 543 का जो 50% है 272 लोग तो हाँ भर ही रहे हैं, है ना। यही हुआ ना। ऐसा थोड़ी ना होगा कि हम 362 यहाँ पे, ऐसा थोड़ी ना होगा कि हम 272 और 362 को यहाँ पे प्लस कर देंगे। जी नहीं, जो फिगर बड़ा होगा, अगर ये वाले साइड का फिगर बड़ा होता है तो ये, और ये वाली साइड का फिगर बड़ा होता है तो ये, जिस साइड का फिगर बड़ा होगा उतने वोट सरकार को चाहिएंगे। अगर ये वाला फिगर बड़ा होता है तो ये, और ये वाला फिगर बड़ा होता है तो ये, जहां का भी फिगर बड़ा हुआ उतने वोट चाहिए होंगे। अब अगर हम हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल को देखें, चलो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर फर्स्ट वाले एग्जांपल पे जाएंगे। अब अगर हम हमारे फर्स्ट वाले एग्जांपल को देखें तो उसमें मैंने क्या बताया था, उसमें हमने देखा था कि आज मान लो 300 लोग हैं। ठीक है, हमने देखा था कि आज 300 लोग हैं, तो 300 का 2/3 में हमने देखा था 300 का, मैं इसे मल्टीप्लाई करके ऐसे कर रहा हूं सो दैट आपको चीजें हो। 300 का 2/3 हमने देखा था 200। अब 200 में से 200 ज्यादा बड़ा है कि 272 ज्यादा बड़ा है? 272 ज्यादा बड़ा है। तो उस बिल को पास करवाने के लिए सरकार को 272 वोट्स लगेंगे। जो भी फिगर बड़ा होगा वो सरकार को लगेगा उस बिल को पास करवाने के लिए। आई होप ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये बहुत ज्यादा ट्रिकी है, अगर नहीं आई हो तो प्लीज वीडियो का टाइम मेंशन कर लेना, एक बार फिर से देखना। मुझे विश्वास है कि आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े।
So the bill must be passed in each house by a special majority, that is majority more than 50% of the total membership of house and the majority of 2/3 of the member present and voting. अब ये जो मैंने प्रक्रिया बताई है, ये वाली जो कंडीशन मैंने बताई है, ये लोकसभा की बताई है। राज्यसभा में भी सेम इसी प्रोसेस से पास होगा कि राज्यसभा का 50% और राज्यसभा में 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, तो सेम प्रोसेस से राज्यसभा में भी ये बिल पास होगा। ठीक, सो आपको थर्ड वाला पॉइंट भी यहां पे क्लियर हो गया। Then each house must pass bill separately. In case of disagreement between the two houses, there is no provision for holding a joint sitting of the two houses for the purpose of deliberation and passage of the bill. अब ये जो बिल है, ये हर हाउस अपना अपना पास करेगा, दोनों हाउस साथ में मिलके पास नहीं करेंगे। ठीक है, इसको भी अभी हम 1 मिनट में समझते हैं और थोड़ा सा डिटेल में। इफ द बिल सीक्स टू अमेंड द फेडरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट मस्ट ऑल्सो रेक्टिफाई बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट बाय अ सिंपल मेजॉरिटी, दैट इज मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब यहां पे देखो क्या कहा गया है। अब वापस से इस पूरे प्रोसेस पे आते हैं, इसको हम हटाते हैं तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सपोज एक मिनिस्टर ने बिल इंट्रोड्यूस किया। मिनिस्टर ने कहा बिल इंट्रोड्यूस किया, मिनिस्टर ने बिल इंट्रोड्यूस कर दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं लगती है। इस चीज को ध्यान रखना है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा तब प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं लगेगी। तो मिनिस्टर बिल लेके आ गए, कहाँ लेके आ गए मिनिस्टर बिल? लोकसभा में लेके आ गए। लोकसभा में क्या हुआ? लोकसभा में बिल हो गया पास। ठीक है, यहां से क्या हो गया? पास। जो सर्कल लगा रहा हूं वहां से बिल पास हो गया। ठीक है, डिफरेंट कलर में। फिर कहां पे आया बिल? फिर बिल आ गया राज्यसभा में। राज्यसभा में क्या हुआ? राज्यसभा में भी बिल हो गया पास। राज्यसभा में भी क्या हो गया? बिल हो गया। सॉरी, राज्यसभा में बिल पास नहीं हुआ। यहां पे क्या हुआ? यहां मान लो बिल पास नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा? तो यूजली हम देखते हैं कि अदर बिल में क्या होता है, प्रेसिडेंट जो होते हैं, प्रेसिडेंट बोलते हैं कि इन दोनों हाउसेस की कंबाइंड मीटिंग बुलाते हैं। और कंबाइंड मीटिंग में क्या करना भैया? कंबाइंड मीटिंग में सारी चीजों का डिस्कशन करते हैं कि तुमको क्या समस्या है, तुम बिल क्यों नहीं पास कर रहे हो। ठीक है, ये होता है जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग मतलब क्या है? दोनों हाउसेस साथ में मिलकर बैठ के सारी चीजों को सुलझा रहे हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या बोला गया है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में बोला गया है कि मान लो राज्यसभा बिल को पास नहीं कर रहा है, तो जो जॉइंट सिटिंग है, जो जॉइंट सिटिंग का जो प्रोविजन है, जो जॉइंट सिटिंग जो होती है वो नहीं हो सकती। हर हाउस को बिल अपने अपने स्तर पे, मतलब अपने अपनी जगह पे ही पास करना होगा। साथ में मिलकर हम बिल पास नहीं करवा सकते। अगर राज्यसभा पास नहीं कर रहा भैया तो नहीं कर सकते, फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होगा। अगर बिल पास होना होगा तो वो अलग अलग ही पास होगा, सेपरेटली पास होगा, दोनों साथ में मिलकर पास नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? ये वाली चीज भी आपको समझ में आ गई। अब हम इस केस में आगे बढ़ते हैं। इस केस में आगे बढ़ के अब हम क्या देखते हैं? अब हमने देखा, मान लो कि राज्यसभा ने भी बिल पास कर दिया। अब राज्यसभा ने भी बिल पास कर दिया। अब एक चीज ये लिखी थी कि अगर कोई फेडरल प्रोविजन होता है तो उसमें स्टेट लेजिस्लेचर को भी पास करना पड़ेगा। अब सबसे पहले यहां पे समझो कि फेडरल प्रोविजंस क्या होते हैं। यही वर्ड मेंशन था, फेडरल प्रोविजंस, है ना? फेडरल प्रोविजंस। अब फेडरल प्रोविजंस मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज जहां पे जो सेंटर है वो स्टेट की पावर छीन रहा है या कुछ कर रहा है। ठीक है, इंडिया में हम क्या देखते हैं? इंडिया में देखो दो तरह की सरकार है। इंडिया में कैसी सरकारें हैं? इंडिया में हमको देखने को मिलता है सेंटर है और क्या है? स्टेट है। सेंटर और स्टेट, सेंटर और स्टेट, इन दोनों, ये दो हैं। सेंटर भी है, स्टेट पे। पंचायत लेवल डिफरेंट है, ठीक है, वो बाद में आया। लेकिन ये दो सिस्टम थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था। अब अभी हमने देखा कि इंडिया में क्या होता है? इंडिया में ज्यादा पावर सेंटर के पास में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने की भी पावर किसके पास में? सेंटर के पास में, स्टेट के पास में नहीं है। और ज्यादातर पावर हम किसके पास देखते हैं? मोर पावर। यहाँ पे क्या है? ओहो, हाँ चल गया। यहाँ पे क्या है? मोर पावर। सेंटर के पास में क्या है? ज्यादा पावर है यहाँ पे स्टेट के मुकाबले। अब मान लो
सेंटर ने सोचा कि क्यों ना स्टेट की पावर और कम कर देते, ठीक है। कई बार हो जाता है, सेंटर की इच्छा हो जाती है कि स्टेट की पावर और कम कर देते हैं, और स्टेट की पावर और कैसे कम करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करके, क्योंकि सारी चीजें कहां पे लिखी है, सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है कि सेंटर की पावर ये है, स्टेट की पावर ये है। अब भैया हम कॉन्स्टिट्यूशन में वो बदलाव कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बदलाव कर रहे हैं कि जो स्टेट को जो पावर दी गई थी, इस पावर को वो कम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं स्टेट की पावर को। तब उनको स्टेट लेजिस्लेचर से भी रेक्टिफाई करना होगा, ठीक है। अभी फिलहाल आपने फेडरल प्रोविजन समझा कि फेडरल प्रोविजन क्या होते हैं, अब स्टेट लेजिस्लेचर से कैसे रेक्टिफाई होंगे, अब उस पर बात करते हैं। इतना आपको यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहां पे जो मुझे आपको समझाना है कि स्टेट लेजिस्लेचर से जो रेक्टिफिकेशन होगा उसका मतलब क्या है। यहां पे मतलब ये है कि अगर आप स्टेट की पावर कम कर रहे हो तो जो 50% ऑफ द स्टेट है, जितने भी टोटल स्टेट्स हैं, लाइक 28 स्टेट्स हैं, तो उनके 50% स्टेट्स को पास करना होगा कि हाँ भैया हम भी बोल रहे हैं कि तुम हमारी पावर या आप संविधान में संशोधन कर दीजिए, ठीक। फॉर एग्जाम्पल फिर से समझते हैं कि मिनिस्टर, मैं फिर से इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि लिंक टूटेगी आप लोगों की, ठीक है। बोर नहीं होना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप खुद देख रहे हो बहुत ज्यादा ट्रिकी है। यहाँ पे थोड़ी सी भी चीज मिस हुई ना तो समझ में नहीं आएगा, और ये कॉम्पिटिटिव के बच्चों को भी नहीं आता है समझ में, इतना ज्यादा ट्रिकी है। तो इसको यहीं पे समझो, आज ही समझो। अभी जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर बिल लेके आया लोकसभा में, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, और इस बिल में ये था, ये जो बिल जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इस बिल में ऐसा था कि हम स्टेट की पावर को थोड़ा सा और कम कर रहे हैं। स्टेट की पावर सेंटर को दी जा रही है थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है। स्टेट की पावर क्या हो रही है, स्टेट की जो पावर है उसको कम की जा रही है। अब लोकसभा और राज्यसभा ने इस बिल को पास कर दिया, फिर क्या होगा, फिर ये बिल जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स में ये बिल भेजा जाएगा, ठीक है। जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स में ये इस बिल को भेज दिया जाएगा। लाइक 28 स्टेट्स है तो 20, एग्जांपल बता रहा हूं मैं, ठीक है। 28 स्टेट्स है तो 20, 50 है तो 50, 100 है तो 100, जितने भी स्टेट्स हैं उन सब स्टेट्स में बिल को भेजा गया, ठीक है। यहाँ पे 28 स्टेट्स में बिल को भेज दिया गया। तो अब इन 28 स्टेट्स में से जो 50% स्टेट्स को इसको पास करना होगा, 50% स्टेट्स मतलब 14% स्टेट्स को इसको पास करना होगा। अब स्टेट कैसे पास करेगा, स्टेट में क्या होता है, स्टेट्स में होती है विधानसभा। क्या होती है, विधानसभा, जिसे कि हम स्टेट लेजिस्लेचर भी बोलते हैं, ठीक है। विधानसभा, विधानसभा और स्टेट लेजिस्लेचर, या फिर स्टेट, जिसे हम स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं। तो इन 14 स्टेट लेजिस्लेचर को इस बिल को पास करना होगा कि हाँ भैया हम बोल रहे हैं कि आप हमारी पावर कम कर दो, हम बोल रहे हैं कि आप हमारी पावर कम कर दो, तब जाके हम इस बिल को पास मानेंगे, ठीक है। अगर मान लो मिनिस्टर बिल लेके आया, लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास किया, लेकिन यहाँ पे 14 की जगह हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 5 ही स्टेट इसको पास करते हैं, तो फिर ये बिल पास नहीं माना जाएगा। जितने भी स्टेट्स हैं, टोटल नंबर 50% ऑफ द टोटल स्टेट्स, ठीक है। जितने भी स्टेट्स होते, कल को फ्यूचर में कोई स्टेट बन जाता है, कोई स्टेट, दो स्टेट्स आपस में मर्ज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ 50% ऑफ द टोटल स्टेट्स, 50% ऑफ द टोटल स्टेट्स मिलके इस बिल को पास करेंगे। टोटल स्टेट्स को इसको पास करना होगा। और स्टेट्स में कोई ऐसा थोड़ा ना कि चीफ मिनिस्टर बोल देंगे बिल पास। स्टेट में कैसे बिल पास होते हैं, उनकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के थ्रू पास होते हैं, ठीक है। उनकी जो स्टेट में जो असेंबलीज होती है, जो विधानसभा होती है, वो बिल को पास करती है। अगर 15%, अगर वहां पे 50% स्टेट्स ने पास कर दिया तो हम बिल को पास मानेंगे। क्लियर हुआ? आई होप ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। सो ये वाला प्रोविजन भी आपको समझ में आ गया। आफ्टर ड्यूली पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड रेक्टिफाइड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर वेयर नेसेसरी, द बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर द असेंट। अब जब ये पूरा सारी चीजें हो जाती है तब बिल कहाँ जाता है, प्रेसिडेंट के पास में जाता है असेंट के लिए। यहाँ पे जब प्रेसिडेंट, असेंट मतलब क्या, प्रेसिडेंट अपना सील सिग्नेचर सब देते हैं, तब वो बिल जाके एक्ट में कन्वर्ट होता है। तब वो क्या होगा, बिल जाके एक्ट में कन्वर्ट होगा। क्लियर है? एक छोटा सा क्विक रिकैप देखते हैं। पूरा मैंने आपको समझा दिया है, बिना टाइम वेस्ट किए 1 मिनट में हम क्विक रिकैप देखेंगे। क्विक रिकैप में हमें ये देख रहे हैं कि कोई बिल ऐसा है जिसमें कि स्टेट की पावर को कम किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल कोई नॉर्मल बिल है, ठीक है,
ऐसा समझो कि कोई नॉर्मल बिल है जिसमें फेडरल प्रोविजन, मतलब जिसमें स्टेट की पावर कम ज्यादा से कुछ लेना देना नहीं है, कोई नॉर्मल बिल है, कोई सेंटर का अपना ही बिल है, तब स्टेट का 50% जरूरी नहीं है। स्टेट जब 50% स्टेट्स की आवश्यकता तभी पड़ती है जब कोई फेडरल प्रिंसिपल, जब स्टेट्स की बात होती है तभी हमें स्टेट्स लेजिस्लेचर से भी पास करवाना पड़ता है। अदरवाइज हर बिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं जाता है, सारे के सारे बिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं जाते, सिर्फ वही बिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं जिनका की स्टेट की पावर से कुछ लेना देना हो, जिनका की फेडरल प्रोविजन से कुछ लेना देना हो। ठीक है, अब यहां पे क्या देख रहे हैं, हमने यहां पे देखा कि मिनिस्टर लेके आए बिल, मिनिस्टर ने बिल इंट्रोड्यूस कर दिया। मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, मिनिस्टर बिल लेके आए, कहां पे बिल लेके आएंगे मिनिस्टर, पार्लियामेंट में लेके आएंगे। अब पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होते हैं, आपको पता है, लोकसभा एंड राज्यसभा। सपोज पार्लियामेंट ने बिल को कर दिया है पास, अब जब बिल पास हो गया है, मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो गया, अब वो बिल फेडरल प्रोविजंस को कहीं ना कहीं हर्ट करेगा, तो ये बिल कहां पे जाएगा, यहां से पास होने के बाद ये जाएगा सारे के सारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, सारे स्टेट्स पे जाएगा। ठीक है, सारे जितने स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स के पास में जाएगा, और इन स्टेट्स में से हमें कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इसको पास कर दे, 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट असेंबली इसको पास कर दे। ठीक है, अब बिल पास करने की पार्लियामेंट में क्या प्रोविजन है, जब लोकसभा और राज्यसभा में बिल होगा तो बिल कैसे पास होना चाहिए, यहां पे बिल पास करने के कौन कौन से प्रोविजंस है, यहां पे प्रोविजंस है 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप, 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप, और एक और क्या प्रोविजन दिया है, एक और प्रोविजन यहां पे है 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, ये यहां पे प्रक्रिया है। अब आप बोलोगे कि सर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कैसे पास होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा। सिंपल मेजॉरिटी मतलब कि अगर 200 लोग प्रेजेंट है तो 100 लोगों की वोटिंग चाहिए, अगर 300 लोग प्रेजेंट है तो 150 लोग इसको पास कर दे। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी मतलब बहुत आसान वाली मेजॉरिटी चाहिए होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। क्लियर है, आई होप आपको ये वाली चीज भी समझ में आ गई हो। अब जब ये सब कुछ हो गया, ये पूरा कारनामा हो गया, फिर क्या होगा, फिर बिल कहां पे आता है, फिर बिल आता है यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास में, और प्रेसिडेंट क्या करेंगे, इसको प्रेसिडेंट इसको देते हैं एसेंट। जब और प्रेसिडेंट जैसे ही इसे एसेंट देंगे, एसेंट मतलब क्या होता है, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर, सील, साइन, और जैसे ही प्रेसिडेंट एसेंट देते हैं यहाँ पे, ये जो बिल होता है, ये जो बिल है ये एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ये जो बिल है ये एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया? देन आपको ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन वो एक तरीके से देखो तो हमने इजी वे में उसे समझा है। अब आपकी बुक में एक टॉपिक दिया है, उसको मैं इसी वीडियो में आपको बता रहा हूं, उसके लिए सेपरेट वीडियो नहीं बनाया मैंने, स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब एनसीईआरटी अपने आप को अपडेट नहीं करता है, तो अब क्या जम्मू एंड कश्मीर के पास स्पेशल स्टेटस है? जी नहीं। अब जम्मू एंड कश्मीर को अब जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट हुआ करता था उसको यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया। एक है लद्दाख और एक है कश्मीर। ठीक है, एक है कश्मीर। ठीक है, और ये दोनों यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो गई है। ये यूनियन टेरिटरी कैसे होगी? ये होगी सेंट्रली एडमिनिस्टर। ये कैसे होगी? सेंट्रली एडमिनिस्टर। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पे असेंबली होगी। ठीक है, यहाँ पे एक, जैसे हम दिल्ली में देखते हैं ना कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, फिर भी वहाँ चीफ मिनिस्टर ये सारे काम करते हैं, उस हिसाब से होगी जम्मू एंड कश्मीर, और ये सेंट्रली एडमिनिस्टर होगी जो बाकी यूनियन टेरिटरीज हैं उसकी तरह। ठीक है, अभी आपको इतना ही समझना है, जो आर्टिकल 370 है वो आर्टिकल अब नहीं रहा है, तो अब जम्मू एंड कश्मीर के पास स्पेशल स्टेटस नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट है। ठीक है, और अब यहाँ पे कोई स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल चीजें यहाँ पे नहीं दी गई है, एनसीईआरटीज में अपडेटेड नहीं है। सो मैंने आपको सोचा कि यहाँ पे आपको अपडेट कर दूं। आई होप ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। जम्मू एंड कश्मीर से हम लोग एक डिटेल वीडियो बना सकते हैं कि पहले कैसा था, फिर अभी कैसा हो गया है, और सरकार ने उसे कैसे उस प्रोविजन को हटाया, तो उस पर एक डिटेल वीडियो, एक लंबा वीडियो आपको बाद में मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये वाली चीजें भी आपको? आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की भी प्रोसेस क्लियर हो गई और ये वाली चीज भी आपको क्लियर हो गई है।
मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो आप लोग YouTube से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट कई बार ये होता है कि आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं, तो उसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है। सिंपली आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे आपको क्या करना है, गूगल पे आपको magnetbrains.com लिखना है और सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च पे क्लिक करते हैं, कुछ 3-4 वेबसाइट आपको नजर आएगी। उन 3-4 वेबसाइट में से जो सबसे ऊपर वाली वेबसाइट है, आपको उस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपके लैपटॉप या फोन पे आपको नजर आएगी। नीचे उसमें दिया होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारी क्लासेस मेंशन है। अगर आपको 12th की पढ़ाई करनी है तो 12th, 8, 9, 10 जिसकी पढ़ाई करनी हो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। साथ ही साथ NCERT एग्जाम्पलर 6 to 12 और एक्स्ट्रा लर्निंग के लाइक मिनी जानकारी सीरीज और इन सब के भी कुछ यहाँ पे वीडियोस हैं, तो अगर आपको उनको देखना है तो आप उनको भी यहाँ पे देख सकते हैं। सपोज आपने क्लास 11 पे क्लिक किया, तो जैसे ही आप क्लास 11 पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपको क्लास 11 के सभी कोर्सेज नजर आएंगे आपकी स्क्रीन पे, चाहे वो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से हो, चाहे वो साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम से हो, सभी कोर्सेज जो क्लास 11 के हैं वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल करके अगर आप नीचे आएंगे तो क्लास 11 का लीगल स्टडीज आपको नजर आएगा। सपोज आपने क्लास 11 के लीगल स्टडीज पे क्लिक किया है, तो क्लास 11 के लीगल स्टडीज के यहाँ पे वीडियोस अवेलेबल होंगे, चैप्टर वाइज फॉर्मेट में अरेंज होंगे एंड इवन चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज यहाँ पे वीडियोस अरेंज होंगे। सो आप जहां से कंफर्टेबल हैं, अगर आप YouTube से कंफर्टेबल है तो YouTube से पढ़िए, और अगर आपको YouTube पे प्रॉब्लम जा रही तो आप वेबसाइट के माध्यम से भी वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पे सभी क्लासेस के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। चैनल को आप अपने फ्रेंड्स के साथ में बताइए, अपनी टीचर्स को बताइए, अपने ट्यूशन टीचर्स को बताइए, अपने रिलेटिव्स को बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।